अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे मेरी एजुकेशनल जर्नी के बारे में। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए हुए थे और पहले भी लोग पूछते रहते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है और उसमें आपके मार्क्स कितने हैं, जीपीए वगैरह क्या है। तो उस सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था कि क्योंकि आपको इंटरव्यू में उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काफ़ी बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट दिया है और उसकी उसका शायद एक की रोल है आपकी सिलेक्शन में, तो आप अपनी एजुकेशनल जर्नी के ऊपर भी एक वीडियो बनाएँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको मैं सारा अपनी जर्नी के बारे में, एजुकेशनल जर्नी के बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और इस जर्नी के दौरान मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो खो चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस वक़्त ईमेल्स या मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं होते थे, जब मैं काफ़ी सारे स्कूलों में कॉलेजों में इधर-उधर भटकता रहा। तो अगर आप उसके नीचे कमेंट कर देंगे तो मे बी इट कैन रीच टू अदर पीपल जो कि मेरे साथ माज़ी में अटैच्ड रहे हैं, एंड आई कैन फाइंड देम थ्रू दिस वीडियो एज़ वेल। ठीक है जी। तो बात करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से कि मैंने एजुकेशन जर्नी स्टार्ट कहाँ से की और कब की। और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान करेगी, क्योंकि मेरे वालिदैन के मुताबिक, मेरे चाचू के मुताबिक, मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने उस वक़्त एजुकेशनल जर्नी स्टार्ट की। I started at the age of 2.5 years. Yes, that is right, 2.5 years यानी कि 2.5 साल की उम्र में मैं डायरेक्टली क्लास 1 में गया था। अब आप कहेंगे कि ये काफ़ी एब्सर्ड चीज़ है कि आप डायरेक्टली क्लास 1 में कैसे चले गए? तो उस वक़्त होता ये था, क्योंकि मैं अब ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 30 का होने वाला हूँ। तो जब हम छोटे थे उस वक़्त ये नर्सरी, प्रेप, केजी वगैरह या प्ले ग्रुप, इन सब चीज़ों की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने एजुकेशन स्टार्ट की थी तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज स्कूल। मेरे अपने चाचू का स्कूल था और मैंने पहली जो मुढ़ली तालीम जिसे आप कहते हैं, या फिर जो बेसिक एजुकेशन, मैंने वहाँ से हासिल की। और ऑलमोस्ट 4th या 5th तक मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। और डायरेक्टली क्लास 1 से स्टार्ट किया था और मैं बहुत छोटा था, बट स्टिल आई मेड इट टू क्लास 4 और 5। तो उसके बाद मैं चला गया झेलम, एंड देयर आई स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 5। और जब मैं विलेज स्कूल में था या अपने चाचू के स्कूल में था तो उस वक़्त मेरा उर्दू मीडियम था। तो जब मैं एपीएस झेलम गया, आर्मी पब्लिक स्कूल झेलम, उधर से मैंने स्टार्ट किया था क्लास 5 से। तो पहले तो वो मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे कि इसकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला। एंड देन पहले 2 टर्म्स जो है वो उसमें कोई ना कोई मेरा सब्जेक्ट रह जाता था या मैं फ़ेल हो जाता था। एंड एट लास्ट के 3rd टर्म में जाके मैं किसी तरह पास कर लेता था। आहिस्ता-आहिस्ता मेरी इंग्लिश थोड़ी-सी ठीक होना शुरू हुई। और 3-4 साल एपीएस में लगाने के बाद मैं क्लास 9th में था, जब मैं उधर से दोबारा मुझे शिफ्ट होना पड़ा हाफ़िज़ाबाद। तो जब मैं क्लास 9 में था उस वक़्त मैं दोबारा से हाफ़िज़ाबाद आ गया। एंड उस वक़्त मेरे टीचर्स जो कि हाफ़िज़ाबाद में थे, डीपीएस स्कूल में पढ़ा रहे थे, मैं डीपीएस हाफ़िज़ाबाद से पढ़ा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि इसको क्लास 7 में कराएँ, बच्चा ये बहुत छोटा है। ज़ाहिर है, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं 2.5 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। देन मैं क्लास 9 तक चला गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 7, अदरवाइज़ आप बहुत छोटे होंगे, आप कॉलेज में चले जाएँगे, यूनिवर्सिटी में आप बहुत लोग आपको इसके बारे में कहेंगे कि तुम बहुत छोटे, इतने यंग तुम इधर ऊपर कैसे आ गए? सो मैं वहाँ पे डिमोट हुआ, 9th क्लास से 7th क्लास में आया। एंड आई स्टार्टेड एट डीपीएस फ्रॉम क्लास 7। और मैट्रिक मैंने डीपीएस हाफ़िज़ाबाद से किया है। एंड आई स्कोर्ड 912 मार्क्स आउट ऑफ 1050 मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन। और उस वक़्त काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। इसी की बेस पे मुझे पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस सियालकोट में दाखिला भी मिल गया स्कॉलरशिप पे। तो स्कॉलरशिप का आपको पता है, पंजाब कॉलेज के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि वो टॉपर्स को या फिर जिनके 80% से आई थिंक अबव होते हैं, उनको कंप्लीट फ़ी स्कॉलरशिप होता है, प्रोवाइडेड दैट दे आर रेगुलर इन देयर क्लासेस और वो टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म करें, जो कि मैं करता रहा हूँ। तो मेरा ₹10 सालाना आई थिंक मेरी फ़ीस थी। तो उसकी बेस पे मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले लिया। जब मैं पंजाब कॉलेज गया हूँ ना, तो उधर मेरे अब्बा जी ने कहा कि जी तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो मैंने कहा जी इसका क्या मतलब है? तो ही सेड कि भई जो सियालकोट है ना, इधर बाइकर गैंग्स भी रहते हैं। लोग सुबह-सुबह 5 बजे उठ के नमाज़ें वगैरह नहीं पढ़ते, वो सुबह-सुबह उठ के बाइक्स लेके तो पेरिस रोड के ऊपर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। तो अगर तो तुमने आवारागर्दी करनी है या ये काम करना है तो फिर बाइक ले लो, अगर तुमने पढ़ना है तो तुम साइकिल ले लो। और यहाँ पे एक बड़ी नोटवर्दी बात ये है कि मेरे वालिद साहब जो जुडिशरी में उस वक़्त भी थे, अभी भी हैं और आगे भी ज़ाहिर है सर्व करेंगे।
बट उस वक़्त ये चीज़ काफ़ी मायूब थी कि एक ऑफ़िसर का बेटा या एक जुडिशियल ऑफ़िसर का बेटा वो साइकिल पे जाता है, ना रिक्शे पे, ना वैन पे, ना बाइक पे, कुछ भी नहीं। तो दैट वाज़ अ स्ट्रेंज थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल बट आई मैनेज्ड इट थ्रू दोज़ 2 इयर्स। मैं साइकिल पे ही आना-जाना घर से कॉलेज तक और उधर से फिर अकेडमी में मैं जाता था। तो ये सारा कुछ साइकिल पे ही होता था। एंड उसमें काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे भी हैं कि मुझे उस साइकिल की वजह से थोड़ी बहुत एप्रिसिएशन भी मिली लेकिन थोड़ी बहुत तंगी भी आप कह सकते हैं झेलनी में आई। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि लाइक मेन बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था एंड आई वाज़ वेरी लेट फॉर द अकेडमी ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी साइकिल जो है वो 11वीं-12वीं का बच्चा आप इमेजिन कर सकते हैं, बड़ा सारा बैग वो कॉलेज का मेरे कंधे पे था और मैंने अपनी साइकिल जो है वो जो गियर वाली साइकिल होती है या जिसको आप चाइना की साइकिल कहते हैं, एक तो देसी साइकिल होता है, दूसरा चाइना की। चाइना की साइकिल थी, उसको मैंने अपने सर पे उठा लिया लाइक अबव माई हेड, ठीक है? तो वो मंडी से मैं गुज़र रहा था ताकि इस रश को मैं क्रॉस करके एज़ पेडेस्ट्रियन तो इनके ऊपर से साइकिल गुज़ार के आगे रख लूँगा और जाके बैठ जाऊँगा। तो ख़ैर एक दफ़ा तो वो किसी गाड़ी के ऊपर गिरने भी लगा था, बहुत-बहुत बचा मैं और इसके अलावा भी मैं फाटक वगैरह से काफ़ी दफ़ा उसको उठा के ले जाता। तो ये एक फ़नी चीज़ थी उस दौर की और मेरे दोस्तों को अभी भी साइकिल बहुत याद है मेरी। इनफैक्ट कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का कमेंट फ़ेसबुक पे भी आया हुआ था कि मुझे अभी भी तुम्हारी वो सियालकोट वाली जो है ना साइकिल याद है जो तुम उठा के फिरते होते। ठीक है? तो जनाब 2 साल पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस सियालकोट में हमने गुज़ारे, काफ़ी मज़ा भी किया। उसके दौरान एक ट्रिप पे भी हम गए, उधर कॉन्सर्ट भी हुआ, सारा कुछ एन्जॉय किया बट हम इंजीनियरिंग क्लास बी1 में थे और बी1 में जो है ज़्यादातर पढ़ने वाले लोग आते हैं या जितने भी मतलब कह लें 800 900 प्लस स्टूडेंट थे वो ज़्यादातर बी1 इंजीनियरिंग में ही आए थे। बी1 मेडिकल में मेडिकल वाले थे। तो ख़ैर हम लोग लायक समझे जाते थे लेकिन कुछ लोग उसमें उनमें से भी शाइन आउट कर गए एंड आई वाज़ वन ऑफ दोज़। काफ़ी सारे लोग वो थे जो कि वहाँ पे आके थोड़े से लेज़ी हो गए और वो पीछे रह गए थोड़े बहुत एजुकेशनली। लेकिन बाद में भी उन्होंने कमी पूरी कर ली है, काफ़ी सारे दोस्त बिछड़ गए हैं। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता दोस्त जो हैं वो दूर होते जाते हैं, मेबी डिस्टेंस की वज़ह से या फिर कोई और वजूहात हो सकती हैं। ठीक है? तो उन 2 सालों में काफ़ी कुछ सीखा और सारे ही टीचर्स ने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ा एप्रिशिएट किया, बड़ी हेल्प की। उनमें से एक मेरे टीचर का मैं नाम लेना चाहूँगा, अभी भी मेरे साथ राब्ते में हैं। सर शाहिद हफ़ीज़ साहब हमारे फ़िज़िक्स के टीचर, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन्स आई हैव एवर मेट। और उन्होंने ही फ़िज़िक्स मुझे बहुत आसान करके पढ़ा दी और वो लेक्चर्स लेते थे और बाद में उसका अगले दिन सुनते भी थे, तो हमारे सर पे एक डंडा होता था कि हमने इसको याद करके जाना है। यही चीज़ मैं अपने सेशंस में भी बच्चों को कहता हूँ कि भई जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, मंडे को उसको वीकली टेस्ट होना है। इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि भई आप यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, वो मुझे नहीं पता। आपने टेस्ट तैयार करके आना है, वो टेस्ट देना है। ठीक है? तो ओवर द ईयर्स सर शाहिद हफ़ीज़ के साथ मेरी काफ़ी बनती रही। मैंने उनसे 3-4 दफ़ा मिला भी हूँ और मैं खुद उनका फ़ैन था और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी अपब्रिंगिंग देख के, मेरा सफ़र देख के थ्रू द यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू बिकम माय फैन एज़ वेल। तो म्यूचुअल फीलिंग वाज़ म्यूचुअल कि हम दोनों एक-दूसरे को बड़ा एप्रिशिएट करते थे फॉर आवर पर्सनैलिटी, फॉर आवर अचीवमेंट्स, फॉर आवर पोलाइट बिहेवियर एज़ वेल। ठीक है? तो ये ब्रैगिंग की बात नहीं है, बस कह लें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और आगे भी दिए रखे, आमीन। तो एफएससी में मेरे मार्क्स आए जी 460 पार्ट 1 में और उसके बाद भी खैर मुझे नाइटमेयर्स आते थे या मैं बड़े वर्स्ट केस सिनेरियोज़ जो है वो मैं अपने ज़हन में बिठा के रखता था कि अगर मेरे पार्ट 2 में मार्क्स नहीं आएँगे तो मुझे घर वाले बाहर निकाल देंगे एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पार्ट 2 में भी मेहनत की, काफ़ी की, उतने नंबर नहीं आए। पार्ट 2 में मेरे आई थिंक 451 आए थे और 90 प्रैक्टिकल्स के मिला के तो दे बिकम 971 मार्क्स आउट ऑफ 1100। ठीक है जी? और 90 प्रैक्टिकल के आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह से चलता है। प्रैक्टिकल्स के लिए सिफ़ारिशें वगैरह होती हैं या कुछ कह कहा लेते हैं, तो आई डोंट नो किसी ने कुछ कहा था या नहीं कहा था। बट मुझे इतना याद है कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था और फिज़िक्स का था मेरा अल्लामा इकबाल कॉलेज में था जो कि सियालकोट में है। तो वो मेरे साथ दूसरे कॉलेजेस के लड़के थे और मैं अकेला था अपनी क्लास में से और एंड आई वाज़ द ओनली पर्सन जिसने वो प्रैक्टिकल जो है वो करके भी दिखा दिया और जो उन टीचर्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उनका बिल्कुल सही जवाब दे दिया वाइवा में भी, तो उन्होंने मुझे पूरे मार्क्स दे दिए। ठीक है जी?
तो एफएससी में 971 लेने के बाद बारी आती है फिर यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए। उस वक्त कॉमसेट्स के लिए आई थिंक एनटीएस हुआ करता था जिसको नेट कहते थे। तो नेट का भी एग्ज़ाम दिया। आई गॉट 81 आउट ऑफ 90 मार्क्स इन दैट नेट एग्ज़ाम, और इजीली हो जाना था, लेकिन वो प्राइवेट थी। और वैसे भी मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं उनको शौक़ होता है कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर बहुत ही टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या टॉप मेरिट वाली वहाँ पे जाएँ। तो फिर उधर से 971 लेने के बाद मैंने एंट्री टेस्ट वगैरह दिया। उस वक़्त पहली दफ़ा था कि एंट्री टेस्ट लीक हुआ था। आई थिंक नस्ट का या यूईटी का जो है वो एंट्री टेस्ट जो है दोबारा से लिया गया था। ख़ैर मेरा एडमिशन नस्ट में भी हो गया था, उस उधर भी मैकेनिकल में हो गया था। एंड आई सबमिटेड सम इनिशियल एडमिशन फ़ी एटसेट्रा, और बाद में उसकी आधी जो है वो मुझे वापस मिली जब मैं एडमिशन कैंसिल करवाने गया था। ठीक है जी। और इसके अलावा प्यास में मेरा नहीं एडमिशन हुआ था। प्यास में मेबी मेरिट बहुत ज़्यादा था या मेरा एंट्री टेस्ट अच्छा नहीं था हुआ, बट आई गॉट एडमिशन इन जीकी एज़ वेल। गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट जो है उसमें भी मेरा एडमिशन हो गया था इंजीनियरिंग साइंसेज़ में। और मेरा दोस्त आफ्ताब जो है उसने वहीं से इंजीनियरिंग की थी। एंड मेरा भी वहाँ पे हो गया था, बट मैं वहाँ गया नहीं। आई चोज़ यूईटी लाहौर फॉर ओवर अदर यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये मेरे घर के नज़दीक थी। मैं हाफिज़ाबाद से हूँ, लाहौर नज़दीक है, तो यहाँ से मैं हर 2-3 हफ़्ते बाद घर जा सकता था। सो दिस वाज़ द चीफ़ बेनिफिट। सेकंडली इट वाज़ गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे फ़ीस भी कम थी। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स थे। फिर यहाँ पे पहले तो मेरी प्रेफ़रेंस थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो टिपिकल उस वक़्त चल रही थी। इस वक़्त शायद मेबी कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉप पे चल रही है या मैकेनिकल टॉप पे, आई डोंट नो। लेकिन उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब 2011 में मैं एडमिशन लेने गया था यूईटी, तो उस वक़्त इलेक्ट्रिकल टॉप पे थी। तो पहले तो हमने इलेक्ट्रिकल टॉप पे रखी हुई थी, लेकिन उसका मेरिट नहीं बना हमारा। मेरा थोड़ा-सा उससे कोई 0.5 या 0.4 कम था। ख़ैर जब हमने क्लासेस ली कोई आई थिंक 8-10 दिन क्लासेस ली मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में मज़ा आया। सारे के सारे लड़कों की क्लास। सेक्शन बी था हमारा। सेक्शन सी में सिर्फ 10 लड़कियां थी, बाकी ए बी और डी जो है इन सब में लड़के ही थे। ठीक है जी। तो हमारा सेक्शन बी था और लड़के भी काफ़ी अच्छे थे। आई लाइक दैट क्लास। काफ़ी सारे कोऑपरेटिव थे, हॉस्टलाइट्स के साथ बड़ा शुगल स्टार्ट हो गया। तो फिर 10वें 11वें दिन जाके मैंने अपना एडमिशन जो है वहाँ पे फ्रीज़ करवा दिया। मैंने कहा कि अगर अब मेरी दोबारा इलेक्ट्रिकल में प्रमोशन होती भी है तो वो मुझे अब नहीं चाहिए। आई एम सैटिस्फाइड विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जनाब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने क्यों ली थी या मुझे बहुत ज़्यादा क्यों पसंद थी, इसके पीछे भी एक मुहर्रिक ये है कि जब मैं मैट्रिक एफएससी में था आई थिंक, तो मुझे बाइक्स का बड़ा शौक था। स्पेशली जो हैवी बाइक्स हैं ना, जो रेसिंग बाइक्स हैं, उनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। और मेरा सपना था, ड्रीम थी कि भाई मैंने अपनी एक हैवी बाइक खुद बनानी है। अपनी इंडस्ट्री लगा के उसके सारे के सारे पार्ट्स बना के डिज़ाइन करके उसको खुद बना के खुद चलाना है। तो खैर ये सपना था, ये सपना लेके मैं चला गया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। इस दौरान अच्छा, इंजीनियरिंग में एडमिशन से पहले जब मेरे मार्क्स आ गए थे, तो उस वक्त मेरे अब्बा जान ने मुझे कहा था कि बेटा तुम्हारे मार्क्स आ गए, एडमिशन भी हो गया, बट आई वांट यू नॉट टू गो टू द यूनिवर्सिटी, कि जो तुम यूनिवर्सिटी ना जाओ, तो सिंपल बीए कर लो। तुम्हारे जो इंग्लिश के टीचर हैं राना साहब, राना तारिक साहब फ्रॉम सियालकोट, वो तुमसे बड़े सेटिस्फाइड हैं। एंड ही सेज कि बच्चा बहुत कॉम्पिटेंट है और इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे से लेक्चर सुनता है, बड़े अच्छे से जो है टेस्ट तैयार करता है, तो इसको चाहिए कि ये सीएसएस की तैयारी करे। एंड उन्होंने उस वक्त कहा था, बट मैं उस वक्त ज़रा जोशीला नौजवान था, 17-18 साल उम्र थी। तो आई सेड कि नहीं, मैंने अपने पैशन को फॉलो करना है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाके मैंने अपनी हैवी बाइक बनानी। इंजीनियरिंग में आगे पता चला जी ये तो गेम ही बहुत ज़्यादा और है। एक तो आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए हैवी बाइक बनाने के लिए, दूसरा ये है कि डिज़ाइनिंग प्रोसेस बहुत लंबा है। एक-एक पार्ट के ऊपर एक स्पेशलाइज़ जो है आपको काम करना पड़ता है, और फिर उसकी सारी की सारी टेस्टिंग वगैरह-वगैरह बहुत लंबा काम है। इतना लंबा काम शायद मेरे बस की बात नहीं है। और है भी बात ठीक, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एफएससी में मैं शायरी करता होता था उर्दू में। ठीक है जी। और जब मैं यूईटी में आया तो फर्स्ट ईयर छोड़ के सेकंड ईयर में मैं यूईटी लिटरेरी सोसाइटी में चला गया, और सोसाइटी के अंदर हमने जो इल्म औज़ान है ना, यानी कि जो शायरी को प्रॉपर्ली उसके स्ट्रक्चर्ड वे में या फिर उसको फंक्शनली देखते हैं, तो वो चीज़ उसको इल्म औज़ान या फिर इल्म अरूज़ कहते हैं।
ठीक है जी। तो वो सारा सीख भी लिया, बट आई रियलाइज़्ड कि मे बी दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा प्लेफुल पर्सन था। आई यूज्ड टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स अली, सुलेमान, रेयान, उस्मान, तौकीर, वकास। हमारा मेनली यही ग्रुप होता था, बाकी भी काफ़ी सारे दोस्त थे, सारे ही दोस्त थे, लेकिन मेनली हमारा यही ग्रुप था। हम लोग फीफा खेलते थे, हम लोग ताश खेलते थे, कार्ड्स जो है उसमें रंग और हार्ट्स वगैरह खेलते थे, लेकिन डिस्क्लेमर कि कोई कभी जुआ नहीं लगाया। जस्ट फॉर द फन ऑफ इट वी यूज्ड टू प्ले दीज गेम्स। ठीक है जी। तो मैं उनके साथ ज़्यादा देर रहता था, मैं शायरी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकता, सो आई स्टार्टेड टू गो अवे फ्रॉम द उर्दू पोएट्री, कि मैं लिख नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी भी शायरी उर्दू में बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन लोगों ने मेरी फेसबुक प्रोफाइल वगैरह देखी हुई है, उनको नज़र आता होगा कि मोस्ट ऑफ द कैप्शंस आर इन उर्दू, या फिर उर्दू शायरी ही वहाँ पे लगी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्लिश में वहाँ पे झाड़ता नहीं हूँ। ठीक है जी। तो खैर मैं इंग्लिश की तरफ आना शुरू हो गया, और इंग्लिश पोएट्री का मैं टीम लीड भी था। जब मैं फाइनल ईयर में आ गया, तो लिटरेरी सोसाइटी में इंग्लिश सेक्शन का मैं टीम लीड भी बन गया, और मैंने कंपेयरिंग वगैरह भी की अपने इंस्टीट्यूट को। काफ़ी 2-3 जगह मैंने रिप्रेजेंट भी किया, 2-3 पोजीशंस भी हासिल की। और फिर फाइनल ईयर तक आते-आते अपना जीपीए बचा-बचू के जितना आखिरी 2 हफ्ते में पढ़ा जाता था, उसकी बेस पे आई थिंक आई फिनिश्ड एट 3.292 सीजीपीए। ठीक है जी, 3.29 यानी कि ऑलमोस्ट 3.3 आप कह सकते हैं, जो कि एक मे बी एवरेज से अबव बच्चे का सीजीपीए गिना जाता है। काफ़ी सारे लोगों का 3 से नीचे भी था हमारी क्लास में। सो आई एम लकी इन दैट कि मेरा ऑलमोस्ट जो है 3.3 सीजीपीए रहा है। इसकी बेस पे बाहर वगैरह एडमिशन भी मिल सकता था। अच्छा जी, यहाँ तक मेरी बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने मेरा मूड था, और मेरे दोस्त सुलेमान का मूड था कि हम लोग जर्मनी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, तो अगर वहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। और हमने आइट्स की तैयारी भी की, और दोनों के 7.5 बैंड्स आए। और जो आइट्स की तैयारी हमने की थी, वो दोनों ने खुद की थी, यूआईटी के हॉस्टल में रह के की थी, समर कैंप में की थी, 1 महीना की थी, और किसी और से कोई हेल्प नहीं ली हमने। खुद आपस में ही प्रैक्टिस करके हम लोग टेस्ट देने चले गए, और हम दोनों के ओवरऑल जो है 7.5 बैंड्स आ गए थे। सो अगर आप भी चाहें तो आप भी खुद से तैयारी कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इतना नहीं है कि जी आपको लाज़मी किसी एजेंट के पास जाना पड़ेगा तभी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो जब मैंने आइल्स दे लिया, तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार तुमने क्या जाना है, बाहर जाके क्या करोगे? ठीक है? सारी फैमिली यहाँ पे है, सारे लोग इधर हैं, उधर अकेले रहोगे एंड ऑल दैट। तो इधर से ही एमएस वगैरह कर लो अगर तुमने करना है। तो वो बात मेरे दिल को लगी, और उस दिन के बाद से मैं फैमिली के साथ मज़ीद ज़्यादा अटैच हो गया, और आई रियलाइज़्ड कि भई फैमिली एक बहुत बड़ी नेमत है, एंड मुझे इधर से दूर नहीं जाना चाहिए। सो आई स्टेड इन पाकिस्तान। मैंने यूआईटी टेक्सला में एडमिशन ले लिया इन एमएस मैकेनिकल में, और मुझे ऑफ़र होगी लाइक टीचिंग असिस्टेंटशिप भी, मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता था उधर से पढ़ाने के लिए। लेकिन 2-3 हफ्ते हुए उसको स्टार्ट किए हुए, तो मुझे कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर आ गया, और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, और मैंने जॉब छोड़ दी। जो यूटी टेक्सला वाली एमएस और जॉब, वो मैं छोड़ के आ गया। और फिर जब मैंने अपनी कंपनी वाली जॉब छोड़ी 2017 जून में, उसके बाद ऑलमोस्ट कह लें मिड ऑफ द 2019 में जाके इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन में अप्लाई कर दिया, आईईएम में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। आईक्यूटीएम में बेसिकली ये कोर्स है एमएसआईईएम का। तो वहाँ पे भी एडमिशन मिल गया, इवनिंग में मिला था। मैं चाह रहा बल्कि मॉर्निंग में था या इवनिंग में था, मैं चाह रहा था कि रेगुलर एडमिशन हो ताकि मुझे हॉस्टल मिल जाए, लेकिन हॉस्टल तो नहीं मिला, लेकिन मैं वहाँ पे अपने कज़न्स के साथ रहना शुरू हो गया। तो 4-5 महीने गुज़रे, तो फिर मेरे अब्बा जी ने दोबारा मुझे कहा कि तुम वहाँ पे बैठ के पढ़ते नहीं हो, तुम बस टाइम वेस्ट कर रहे हो ये वो, तो तुमने 2 अटेम्प्ट्स दे ली हुई हैं सीएस की, तो अब आ जाओ घर बैठ के पढ़ो, या फिर अलहदा से होके पढ़ो, तुमने पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं रहना। तो मेरा वहाँ का भी एडमिशन मैंने कैंसल करवा दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ही डिग्री है, जो कि है बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूआईटी लाहौर विद द सीजीपीए ऑफ 3.29। उससे पहले मेरा एजुकेशनल रिकॉर्ड जो है उसमें 971 मार्क्स आउट ऑफ 1100 इन एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एंड आई वाज सेकंड इन इंटरमीडिएट इन कॉलेज इंजीनियरिंग में। और उससे पहले मेरे 912 मार्क्स आउट ऑफ 1050, तो ये ऑलमोस्ट 87-88% के अराउंड बनते हैं। तो विच वाज प्रीटी गुड रिकॉर्ड फॉर अ पर्सन लाइक मी।
एंड आई कैन नॉट थैंक गॉड इनफ फॉर इट कि भाई ये एजुकेशन रिकॉर्ड जो है वो इंटरव्यूअर को पसंद आ गया एंड ही अप्रिशिएटेड मी फॉर इट एंड ही सेड कि आई होप दैट यू गेट एलोकेटेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एलोकेटेड हूँ ADFIA। अगर आपको ये वीडियो ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कोई अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है नीचे वीडियो के भेज दें। मैं उन कमेंट्स को पढ़ने के लिए बेताब रहता हूँ, मैं उनको पढ़ के रिप्लाई भी करूँगा इंशाल्लाह। और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे आपको जीके के रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, इंग्लिश एस्से के रिलेटेड, मैथ्स और दीगर सब्जेक्ट्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं ट्राई करता हूँ टीम को भी अपनी मोटिवेट रखूँ, जो साथ एडिटर हैं या जो इस पे काम कर रहे होते हैं वीडियोस वगैरह पे, तो उनका भी थोड़ा सा टाइम लेके मैं उनको समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़े रहें, परेशान नहीं होना। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द MOD एग्ज़ाम्स, क्योंकि वो 10 मार्च को आ रहे हैं। उसके लिए भी कोशिश करेंगे कुछ मे बी फ्री क्लासेस भी हों आपके लिए। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उसको कर लें, क्योंकि आई होप कि कल मंडे और ट्यूसडे जो है यानी कि 4 और 5 को हम 2 लेक्चर्स फ्री रखेंगे एनालिटिकल एबिलिटी के लिए। वो कोई भी नहीं करवाता, लेकिन आई थॉट कि वो मैं आपको करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जूम का भी, एंड यू कैन अटेंड दोस लेक्चर्स। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।